हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। और इस वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 7 चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। एक्सरसाइज है 12.1 और पहला क्वेश्चन है, कह रहा गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स कांस्टेंट एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ठीक है, तो जो जो उस क्वेश्चन में उसने कहा उसको एक्सप्रेशंस में हमें दिखा देना। देखो, जैसे उसने पहले वाले क्वेश्चन पार्ट में कह रहा है सब्ट्रैक्शन ऑफ जेड फ्रॉम वाई। तो z का सब्ट्रैक्शन फ्रॉम y, तो y में से माइनस z कर देंगे। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बस यही है एक्सप्रेशन, इसको ऐसे एक्सप्रेस करना है। गाइज, आप ना मेरे पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, वहाँ मैंने कंसेप्ट और बेसिक्स बताए हैं इसी चैप्टर के। अगर वो वीडियो अगर आप ध्यान से देख के आते हैं ना, तो ये वाले क्वेश्चन आपके बड़ी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, देखो, फिर भी मैं आपको साथ साथ हर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट के बारे में आपको बताता रहूँगा। 1/2 ऑफ द सम ऑफ नंबर x एंड y। तो 1/2 बाद में करेंगे, पहले सम ऑफ x एंड y कह रहा है, तो मैं पहले x और y का सम x प्लस वाई हो जाएगा। और उसने कहा 1/2, तो 1/2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 1/2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। पार्ट 3 में कह रहा है, क्या द नंबर z मल्टीप्लाइड बाई इट्स सेल्फ। मतलब ये z, ठीक है, मल्टीप्लाई बाई इट्स सेल्फ खुद ही से हो रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा, z स्क्वायर हो जाएगा। ये आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट कह रहा है 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ नंबर p एंड q। 1/4 ऑफ द प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कर लेंगे पहले हम। पी क्यू का प्रोडक्ट क्या होगा, पी क्यू, पी इंटू क्यू पी क्यू। इसका 1/4 करना है, बस ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको 1/4 कर दीजिए। कह रहा है नंबर x एंड y बोथ स्क्वायर्ड एंड एडेड। पहले x का स्क्वायर कर देंगे, y का स्क्वायर कर देंगे, एडेड मतलब दोनों को ऐड कर दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, नंबर 5, 6 पार्ट है। नंबर 5 एडेड टू 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स m एंड n। 5 को ऐड किया है किसमें, 3 टाइम्स इनके प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर क्या हो जाएगा, m इंटू एन, इनका 3 टाइम्स क्या हो जाएगा, ये 3m n, इसमें ऐड करा है 5 को, ये आपका आंसर हो जाएगा। बस प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। इनका प्रोडक्ट क्या होगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा वाई जेड फ्रॉम 10। तो 10 माइनस 10 में से वाई जेड माइनस हो गया। सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट। सम ऑफ नंबर्स ए एंड बी, इनके प्रोडक्ट में से, तो पहले इनका प्रोडक्ट लिख लीजिए। ए बी क्या हो जाएगा, ए बी, ए इंटू बी ए बी, माइनस करना है किस में से, ए प्लस बी में से, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए, कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म एंड देयर फैक्टर इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, शो द टर्म एंड फैक्टर्स बाय ट्री डायग्राम। तो मैं ट्री डायग्राम बना कर दिखाता हूँ आपको। जैसे ये x-3 है, इसको देखो, ये x मैंने आपको बताया हुआ है मेरे प्रीवियस वीडियो में, जो आप देखेंगे x-3 का मतलब है एक टर्म ये है और माइनस के बाद एक टर्म ये है। तो हम यहाँ पर दो ऐसे ब्रांचेस बना लेंगे, ये x हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। बस बन गया ट्री एक्सप्रेशन, इतना ही करना है। इस वाले में देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कितने टर्म है यहाँ पर, 1 2 3। तो हम ऐसे बनाएंगे इसको, 1 2 और 3। पहले में ये 1 आ जाएगा, दूसरे में ये x आ जाएगा, तीसरे में ये एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसको क्योंकि एक्स स्क्वायर है तो x इंटू एक्स, इसको दो बार तोड़ लेंगे, तो यहाँ पर एक x आ जाएगा और यहाँ भी एक x आ जाएगा। ये एक्सप्रेशन हो गया, बस ख़त्म। इसको कैसे करेंगे, दो टर्म है हमारे, ठीक है, तो इसको भी कैसे तोड़ेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे हम। ये हो जाएगा हमारा y और ये हो जाएगा y क्यूब। अब देखिए y क्यूब मतलब 3 क्यूब बनेंगे, ठीक है ना। तो हम किसको क्या करेंगे, 1 2
3, तो एक वाई यहाँ, एक वाई यहाँ और एक वाई यहाँ। ठीक है, अब डी को तोड़ लेते हैं। देखो दो टर्म है, एक आ जाएगा आपका 5x(y²), एक आ जाएगा 7x² इसको तोड़ेंगे, ये टूटेगा हमारा 3 टर्म में, 5x और y। पहला है 5, दूसरा है x, फिर है y², ये आ जाएगा 7x² और ये y। अब इसको भी तोड़ लीजिए, x² का मतलब y इंटू वाई, सॉरी y² का मतलब होता है y इंटू वाई। तो यहाँ पर एक y, यहाँ दूसरा y। x² का मतलब होता है x इंटू एक्स, तो यहाँ पर एक x, यहाँ दूसरा x। ये ट्री बन गया। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ेंगे हम, 1 2 3 पार्ट। -ab 2b² -3a², इसको तोड़ेंगे -a और ये b, ये भी दो हिस्सों में टूटेगा, 2 और b², ये भी दो हिस्सों में टूटेगा, -3 और a²। इसको तोड़ लो, कितना आ जाएगा, b² मतलब b और ये b, ये a किस में टूटेगा, ये a और एक और ये a, बन गया ट्री। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट कह रहा है आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशंस गिवन बिलो। तो कह रहा है पहले तो टर्म्स पता कर दीजिए और फिर फैक्टर पता कर दीजिए। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ टर्म्स, पहले तो यहाँ फैक्टर लिख लेते हैं। तो टर्म्स कौन से इसमें, -4x है और 5 है, दो टर्म है इसमें, है ना। इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे, एक तो -4 और x हो जाएगा, ठीक है, और 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखो कितने टर्म है, दो टर्म है, एक है -4x और एक है 5y। -4x तो टूट जाएगा -4 और इंटू एक्स में, फिर क्या आ जाएगा, ये 5y टूटेगा, 5 और y ऐसे टूट जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर करेंगे, 5y और 3y², ये हो जाएगा 5 और y हो जाएगा। दूसरा जो टर्म बनेगा वो बनेगा 3 इंटू वाई इंटू वाई। ठीक है, या फिर कोमा लगा के भी कर सकते हैं हम, जैसे 3y और y। ठीक है, y² रहेगा, इसको कर लेते हैं। देखो ये आ जाएगा हमारा x, y एक टर्म है, दूसरा टर्म है हमारा 2x² और y², ये x और y हो जाएगा। दूसरे टर्म बनेंगे हमारे 2x² और y²। ठीक है, टर्म बनेंगे हमारे pq और q, पहले के फैक्टर बनेंगे p और q और इसके बनेंगे q। ठीक है, और 1 सबका फैक्टर होता है। देखो अब यहाँ पर कितने टर्म बनेंगे, एक तो बनेगा 1.2 ab, दूसरा बनेगा हमारा 2.4 b माइनस में, और एक टर्म बनेगा हमारा 3.6 a। इनके कैसे फैक्टर बनेंगे, 1.2 a और b, ये बनेगा -2.4 और b, और बनेगा हमारा ये 3.6 और a। ये टर्म है हमारे पास 3/4x और 1/4, तो ये हो जाएगा 3/4 एक टर्म, दूसरा x, 1/4 दूसरा टर्म। ठीक है, फैक्टर्स हो जाएंगे, सॉरी। ऐसे इसको तोड़ लेते हैं, दो टर्म है ना, एक टर्म तो ये हो जाएगा 0.1p², दूसरा टर्म है हमारे पास 0.2q²। तो इनको फैक्टर कैसे करेंगे, इनके फैक्टर करेंगे 0.1 और p², 0.2 और q²। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया कंप्लीट। कैन आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस अदर देन कांस्टेंट। तो कांस्टेंट टर्म जो होते हैं जिनके साथ हमारा वेरिएबल नहीं होता है, जैसे ये अकेला है, इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये हमारा कांस्टेंट टर्म है। अब उसने कहा है कि एक तो टर्म बताओ
और उसके साथ कोफिशिएंट लिखो। तो जैसे मेरा ये टर्म यहाँ पर हो जाएगा मेरा टी, तो हो जाएगा मेरा -3t², और मेरा कोफिशिएंट हो जाएगा इसके साथ -3। ऐसे करना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मेरे टर्म तो हो जाएंगे, टर्म हो जाएगा मेरा, एक तो ये टी है, ठीक है, इसके साथ कोफिशिएंट मेरा 1 है। फिर ये है t², इसके साथ भी 1 है। और फिर ये है t³ इसके साथ भी 1 है, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ 1 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए ये मेरे जो टर्म बनेंगे, टर्म है x, ठीक है, फिर है 2xy, और फिर है मेरा 3y। कोफिशिएंट नीचे लिख लेते हैं, x के साथ 1 है, ठीक है, यहाँ इसके साथ 2 है, और इसके साथ 3 है। यहाँ पर देखते हैं फिर से टर्म कह रहे कौन से बन रहे हैं। एक तो मेरा बन रहा है 100m, और बन रहा है 100n। कोफिशिएंट बनेंगे एक के साथ 100 और दूसरे के साथ भी 100। टर्म देखिए यहाँ पर बनेगा -p²q² और 7p³ कोफिशिएंट क्या बनेगा -1, क्योंकि कुछ नहीं है ना तो -1 बनेगा, और यहाँ बनेगा इसके साथ बनेगा 7। कोफिशिएंट बन गए। सेम यहाँ पर करना है हमने। टर्म बनेंगे 1.2a, ठीक है, और 0.8b। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट के साथ बनेगा 1.2 और इसके साथ बनेगा 0.8, ठीक है। ये t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो दो टर्म है मेरे, ठीक है, टर्म तो एक ही है यहाँ पर 3.14r², और इसके साथ जो बनेगा मेरा कोफिशिएंट वो है 3.14। यहाँ पर इसको थोड़ा एक्सप्रेस करना पड़ेगा, 2l + 2b हो जाएगा ये, ठीक है, 2l 2b। तो यहाँ टर्म जो बनेंगे मेरे 2l बनेगा और 2b बनेगा। कोफिशिएंट बनेगा मेरा 2 और इसके साथ बनेगा मेरा 2। कोफिशिएंट हो जाएगा मेरा 0.1 और 0.01, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है अगर आइडेंटिफाई द टर्म्स विच कंटेन्स एक्स, ठीक है, ऐसे टर्म पता करो जिसमें एक्स है, एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो देखो पहले वाले में हम देखेंगे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ, यहाँ टर्म कर लिख लेता हूँ, ठीक है, टर्म, और यहाँ कोफिशिएंट लिख लेते हैं, ठीक है, सामने सामने नीचे नीचे हो जाएगा। देखो यहाँ पर इस टर्म में है तो इसको लिख दूंगा मैं y²x, इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा y², ठीक है। यहाँ पर क्या है -8yx, x को छोड़ के ये वाला जो बचेगा -8y हो जाएगा। यहाँ पर xyz है तो x अकेला ही है मेरा, ठीक है, तो यहाँ टर्म है x, इसके साथ क्या हो जाएगा, इसके साथ 1 हो जाएगा, जो अकेला होता है उसके साथ 1 हो जाता है। यहाँ पर zx है तो मैं यहाँ लिखूँगा टर्म है मेरा zx, और यहाँ है z कोफिशिएंट है, यहाँ है x और xy है, तो एक तो 1 है और दूसरा y हो जाएगा इसके साथ। फिर हम इसको देख लेते हैं, x इसके साथ आ रहा है ना 12xy², तो ये एक तो 12 है और दूसरा y² है। फिर है ये 7x और xy, तो एक तो 7x है और xy² है, तो 7x एक तो 7 आ जाएगा और एक आ जाएगा आपका y², ठीक है, ये निकल गए। अब जैसे पिछले ए फोर्थ के ए पार्ट में उसने y x के साथ निकलवाए थे, उसने x के साथ जितने भी थे ना, देखिए जैसे इस वाले पार्ट में उसने बोला था कि ए के x के साथ निकालने, तो जैसे ये x के साथ थे तो मैंने x के साथ जो भी थे वो निकाल लिए थे, ठीक है ना, ये xy, तो फिर 8y -8y हो गया था। ऐसे यहाँ पर उसने कहा है कि y² के साथ निकालो और कोफिशिएंट भी लिख दो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर लेते हैं, पहले यहाँ लिख लेते हैं, टर्म लिख लेते हैं, यहाँ कोफिशिएंट लिख लेते हैं। तो टर्म यहाँ कितना आ जाएगा, y² की बात करें तो y² के साथ क्या है -xy² है, ठीक है, सॉरी 8 लिख दिया मैंने, तो ये आ जाएगा मेरा -x आ जाएगा। यहाँ पर y के साथ 5 है तो यहाँ लिखूँगा मैं 5y² और कोफिशिएंट मेरा 5 आ जाएगा।
और यहाँ पर वाई स्क्वायर के साथ दो हैं तो मैं एक लिखूँगा, एक तो लिखूँगा -5x y², दूसरा है मेरा 7y²। तो पहले वाला टर्म तो मेरा -15x हो जाएगा, -15x, और दूसरा हो जाएगा मेरा 7। बस हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है क्लासीफाई इनटू मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल होते हैं जो एक टर्म होते हैं, बाइनोमियल होते हैं जो दो टर्म होते हैं, और ट्राइनोमियल होते हैं हमारे तीन टर्म होते हैं। इससे पहले एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, उसमें जाके देखेंगे तो मैंने मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तीनों को क्लासीफाई करके बताया हुआ है बेसिक्स में। लेकिन मैं यहाँ भी आपको बता देता हूँ। देखो, हमें इनमें से पहचानना है। तो देखो, जब भी ये इसके बीच में देखो दो टर्म है, क्योंकि इसके बीच में क्या माइनस का निशान है, माइनस का निशान होने की वजह से ये एक टर्म हो जाएगा, ये दो टर्म हो जाएंगे। दो टर्म का मतलब होता है हमारा बाइनोमियल, तो ये मेरा हो जाएगा बाइनोमियल। सेकंड वाले में कोई एक ही टर्म है, सिंगल, कोई प्लस माइनस का किसी भी निशान नहीं है, ना इसके साथ कोई दूसरा टर्म जुड़ा हुआ है, तो ये मेरा मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो हम एक टर्म, फिर प्लस के बाद ये दूसरा टर्म, ये माइनस के बाद तीसरा टर्म, तो तीन टर्म हो गए, तो ये मेरा बन जाएगा ट्राइनोमियल। ये सिंगल है तो मोनो लिख दीजिए, मोनोमियल। अब देखो यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल होगा। यहाँ पर देखो, इस माइनस ने दो टर्म जोड़ रखे हैं, एक यहाँ और एक यहाँ, दो टर्म होंगे, तो हम इसको लिखेंगे बाइनोमियल। अब यहाँ पर देखिए, एक टर्म और दो टर्म जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा बाइनोमियल। ठीक है, यहाँ सिंगल टर्म है तो ये मोनोमियल हो जाएगा। यहाँ दो टर्म है, दो टर्म होता है मतलब बाइनो हो जाएगा। यहाँ तीन टर्म है, एक, दो, तीन, तो यहाँ ट्राइनोमियल लिख देंगे। यहाँ भी ऐसे ही एक, दो, तीन टर्म है, तो यहाँ ट्राइनोमियल हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दो टर्म है, तो यहाँ बाइनोमियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे टर्म क्लासीफाई करने होते हैं, और ये निशान जो होते हैं यही हमें बताते हैं कि कितने टर्म है। जैसे इस निशान ने दो जोड़ा हुआ है, इस निशान ने तीनों को, इस निशान से ये दोनों जुड़े हुए हैं, फिर इस निशान से ये दोनों जुड़े हुए हैं, तो टोटल एक, दो, तीन टर्म हो गए, तो ट्राइनोमियल होगा। ऐसे निशान जो लगे होते हैं इनके बीच में, इन्हीं से पता लगाते हैं हम। अब देखो कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है स्टेट वेदर ए गिवन पेयर ऑफ टर्म इज लाइक और अनलाइक। कह रहा है इनमें से कौन से लाइक टर्म्स है, कौन से अनलाइक टर्म है, ये हमें पता लगाना है। तो देखो, ये दोनों नंबर ही हैं, कोई इनमें वेरिएबल था नहीं, ना इसके साथ कोई वेरिएबल है, ना इसके साथ कोई वेरिएबल है, तो ये लाइक टर्म हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ये लाइक टर्म हो जाएंगे। अब देखो, -7 इसके साथ x है, 5/2 इसके साथ भी x है, तो x x का मतलब क्या है, ये लाइक टर्म बन रहे हैं हमारे, ये भी लाइक टर्म होंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर -29x, -29y, तो हमें ये नंबर नहीं देखना होता कि ये नंबर क्या है। ये नंबर -29 तो दोनों में सेम है, लेकिन इनके साथ जो वेरिएबल है ना वो अलग अलग है। ये इसके साथ x है और इसके साथ y है, तो ये अनलाइक टर्म हो जाएंगे, ये एक जैसे नहीं है। अब देखिए, यहाँ कह रहा 14xy, 42yx, तो जो भी हमारे ये होते हैं ना नंबर, ऐसे होते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि 14xy है, या फिर मैं 42xy है, या 42yx है, इसका ना मतलब एक ही होता है, दोनों दोनों एक ही हैं। ये एक्स वाई आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर अगर ये एक्स वाई है और ये वाई एक्स है, तो भी ये लाइक ही माने जाएंगे, लाइक टर्म है ये। अब यहाँ पर देखिए, एम स्क्वायर पी है, यहाँ एम पी स्क्वायर है, तो ये अनलाइक हो जाएंगे। देखने से पता लग रहा है, अब तो आप सीख गए होंगे। देखो 12 एक्स जेड, एक्स स्क्वायर वाई जेड, तो ये क्या हो जाएंगे, अनलाइक टर्म हो जाएंगे। बस ये भी खत्म हो गया आपका, बस ऐसे पहचानना होता है इनको। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का वन पार्ट क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है आइडेंटिफाई द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। तो लाइक टर्म्स फाइंड करने हैं, तो मैं पहले इसको देख लेता हूँ। ठीक है, ये जो है मेरा, तो इसका -x(y)² जो है, अब मैं यहाँ देखूँगा x(y)² कहाँ पर मिल रहा है मेरा, तो यहाँ पर ये रहा x(y)²। ठीक है, तो ये इसके साथ लिख देंगे हम इसको, 2x(y)², ये लाइक टर्म हो जाएगा। और कोई x(y)² दिख रहा है आपको, तो देख लीजिए, कोई नहीं है। ठीक है, तो ये लाइक टर्म हो गए। दूसरे लाइक टर्म कौन से हो जाएंगे, अब देखो मैं अब देखो मैंने ये निशान लगा देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि मुझे पहचान रहे। ये दोनों मैंने कर दिए हैं। अब ये जो है मेरा
4yx²। तो y इस नंबर नहीं देखूंगा मैं, खाली वेरिएबल देखूंगा yx²। और ये तो खाली x² है, और यहाँ पर ये, ठीक है, ये हो जाएगा। क्योंकि देखो मैंने बताया था ये आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x² y को या वाई x² को। ये क्या मेरा y x² है, तो ये मेरा बन जाएगा। इसके साथ ये पेयर बनेगा 20x² y। ये दोनों हो गए मेरे, ठीक है। एक ये भी हो गया। अब 8x² है, ठीक है, इसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। 8x² है, देखें ये किसके साथ पेयर बना रहा है, x²। एक ये है 8x² और एक ये 11x² है। और किसी के साथ, इसके साथ भी पेयर बना रहा है ये। तो मुझे मिल गया एक तो ये -11x², दूसरा मुझे मिल गया -6x²। ये मिल गए 7y। तो अब देख लेते हैं 7y इसके, ये किसके साथ पेयर बनाएगा। 7y है, और एक अकेला y है, और कोई नहीं है। 7y और y, तो मैं इनको भी मार्क कर देता हूँ ताकि मेरे ये हो गए, मुझे पता लग जाए। ऊपर के लाइन में सब हो गए हैं, नीचे है -100x, तो x के और कोई है क्या, 3x है। तो ये मिल जाएगा मुझे -100x और 3x। तो 3x भी हो गया और -100x भी हो गया। अब यहाँ एक्स वाई वाई एक्स एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था, आगे पीछे होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हो जाए। अच्छा x² एक और बचा हुआ हमारा, अच्छा ये लिख लिया क्या हमने, हाँ अच्छा ठीक है, हो गया। तो ठीक, -11y(x) और ये हो जाए, तो ये हो जाएगा मेरा 11, यहाँ लिख देते हैं इसको, ठीक है, -11y(x) और एक ये 2xy, ठीक है। तो ये मेरे पेयर सारे बन गए, 1 2 3 4 5 6 थे, ठीक है, जो लाइक थे। इसका एक बी पार्ट भी है, वो भी कर लेते हैं। बी पार्ट में देखो, अब इसमें ढूंढ लेते हैं हम, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसी को ले लेता हूँ। तो 10PQ है, जो मुझे PQ ढूंढना पड़ेगा दूसरा। PQ P एक ही बात होती है, मैंने आपको बताया था, है ना। तो ये एक ये मिल गया, ठीक है। और तो लिख लेता हूँ मैं साथ साथ में, -7QP। PQ एक ही बात होती है, इनको आगे पीछे करने से टर्म सेम ही रहता है। फिर PQ एक ये मिल गया मुझे, ठीक है, 78 PQ। और है ही नहीं, बस ख़त्म। सेकंड क्या हमारा 7P है, और P, तो एक 7P मिल गया मुझे। और यहाँ मैंने देखा P एक ही रहा, ठीक है। देखो नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये लाइक टर्म ही होगा, ठीक है, P है ये भी। अब इसके बाद और कोई P नहीं है, ठीक है, तो बस हो गया। अब इसको ले लेते हैं 8Q को, 8Q ये हो गया मेरा 8Q। और ये 100Q, -100Q, ठीक है, -100Q। और ये बस और है ही नहीं, ठीक है। और अब इनको देख लेते हैं, इसके बाद क्या था ये -P² और Q²। एक ये हो गया, P² Q² वाले ढूंढ लो भाई, एक ही रहा, ठीक है। ये हो जाएगा 12Q² और P², ठीक है। ये आगे पीछे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, P² Q² को या Q² P² को, ये एक ही होते हैं। तो मेरा ये भी हो गया। अब P² Q² एक ये हो, नहीं ये नहीं हुआ, इसका पे Q पे स्क्वायर नहीं है ना, तो ये भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या बच गया हमारा। ये कुछ ये हो गए, हम कुछ यहाँ निकाल देता हूँ मैं इनको। एक तो इनमें और क्या बचा है, एक तो ये, इसको लिख लेते, इसी से शुरू कर देते हैं। -23 और 41, ठीक है। इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं है, इसके साथ भी कोई वेरिएबल नहीं था। और कोई है क्या, बस ख़त्म, इतने ही थे। अब इसको देख लेते हैं, ये तो हो गया, ये इसको देखते हैं। -P² और कोई P² था क्या, ये था, ठीक है। ये हो जाएगा 701 P²। अब तो और कोई है नहीं। अब बचा 41 हम लिख चुके हैं, और ये पूरा हो गया, बस ये दोनों बचे हैं। तो P² Q, तो P² Q और खाली QP², तो P देखो 13 P² Q और QP², मतलब PQ² QP और P² Q लिखूँ या QP² लिखूँ, एक ही बात होती है ना। तो ये दोनों भी लाइक टर्म हो जाएंगे, 13 P² Q करो या QP² करो, ठीक है। क्योंकि दोनों ही केसेस में P का स्क्वायर और Q सिंगल है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, लाइक टर्म हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, ठीक है, 7 पेयर बन गए।
तो गाइज़ मैं होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, आपको अच्छी तरह समझा पाया होगा। प्लीज़ वीडियो को देखते हुए लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि आप कितना समझ पा रहे हैं और मुझे वीडियो में कितने सुधार करने की आवश्यकता है। थैंक यू।